एवरीवन एंड वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। जुडिशरी में हम आज के जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है एक्सेस टू द कोर्ट्स, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या कोई इश्यूज उठते हैं जिनको हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जहाँ पे हमारे इश्यूज हैं, जो कोई हमें हार्म कर रहा है, कहीं हमें कोई वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, या कोई इश्यूज ऐसे उठते हैं चाहे हमारे इंडिविजुअल इश्यूज हों या किसी ग्रुप से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इश्यूज हम कैसे उठाएं? जाते हैं कोर्ट पे। तो क्या इतना आसान है कोर्ट में जाना? बेसिकली ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स और कोर्ट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या टाइम भी लगेगा और बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों जगहों से क्या कहा जाता है, बच के रहना चाहिए। इजी है क्या? जनरल पब्लिक के लिए इजी है इसको एक्सेस करना? आज ये देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? ये हमारा टॉपिक है। इन प्रिंसिपल अगर हम बातें करें सिद्धांतों के हिसाब से क्या कहते हैं कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हम एक्सेस कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं किसी भी कोर्ट को, चाहे लोकल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांतिक बातें हैं, किताबी बातें, बट इन रियलिटी क्या ये पॉसिबल है? दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट, क्योंकि ये हमारा राइट है कि हमें जस्टिस मिले। और जस्टिस कैसे मिलेगा? कोर्ट के थ्रू मिलेगा ना, क्योंकि हम अपने इश्यूज वहां पे जाकर के करें, अपने इश्यूज क्लियर करेंगे। हमें अपने कहाँ जाना है? कोर्ट जाना है जस्टिस के लिए। As we read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. अगर fundamental rights की बात करें, क्यों करते हैं हम हर बार में, अगर कोई भी टॉपिक उठता है सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को बहुत याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, और इसके लिए अगर कोई भी वायलेट करता है तो हम इसके लिए आवाज उठा सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं, किसको? कोर्ट को कर सकते हैं। If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach to the court for justice to be done. किसी को भी लगता है, किसी भी इंडिविजुअल को लगता है, चाहे किसी भी रीजन में हो इंडिया के, किसी भी ग्रुप को, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता है, अगर उसे लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो कहाँ अप्रोच करेगा? सीधे करेगा कोर्ट में अपने जस्टिस मांगने के लिए। ठीक है, while the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in the country. क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इंडिया में है मैक्सिमम पुअर, जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो पब्लिक है, वो एक्सेस करना बहुत आसान नहीं है कोर्ट को। क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि कोर्ट में जस्टिस मिलेगा, हमें जस्टिस चाहिए तो हमें कोर्ट जाना ही जाना है। बट जनरल पब्लिक के लिए, जो पुअर सोसाइटी ऑफ द ग्रुप है, उसके लिए बहुत मुश्किल है एक्सेस करना, पहुंचना, यानी कोर्ट तक पहुंच उसकी बहुत मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि लीगल प्रोसीजर जो है इन्वॉल्व करता है अ लॉट ऑफ मनी। क्यों? हर सुनवाई में, हर जो पेशी होती है उसमें आपको पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आप केस करते हैं, पहले से बात क्लियर है, सबको पता है कि अगर केस कर रहे हैं, कोई अगर केस कोर्ट में जाता है तो इसका मतलब है एक लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि टाइम भी लगेगा बहुत ज्यादा, और साथ में आपको पैसे भी खर्च करने हैं। ठीक है, legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. बहुत सारा पेपर वर्क होगा, मनी भी लगेगा, आपका टाइम भी लगेगा, सब चीज का इन्वॉल्वमेंट है। For a poor person who cannot read and whose family depends on their daily wages, the idea of going to court to get justice often seems remote. बहुत ही मुश्किल लगता है ऐसे लोगों के लिए, बेसिकली पुअर क्लास के लिए, जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि पेपर वर्क है, हर चीज के पेपर पास होंगे कोर्ट में तब सुनवाई होगी ना। पेपर वर्क के लिए क्या डिपेंडेंट होना होता है दूसरे लोगों पे जो पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि जिन्होंने जो बता दिया कि पेपर में लिखा है उसी पे उनको भरोसा करना पड़ता है। और साथ में क्या है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको अगर कोर्ट में ही चले जाएंगे तो काम क्या करेंगे? तो अपनी फैमिली जो उन पे डिपेंडेंट है वो क्या खाएगी? तो बहुत मुश्किल है एक पुअर पर्सन के लिए कोर्ट में कोई भी फाइल केस करना। ठीक है, in response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation. ये क्या चीजें हैं? This one, PIL,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल मैकेनिज्म को एडवाइस किया, यानी कि फॉर्मेशन में आया इन 1980s में। किसने किया है? अपने सुप्रीम कोर्ट ने। इसे कहते हैं PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। अब ये कहा गया है कि जितने होता है ना कि अगर कोई केस चला गया कोर्ट में तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस, जनरेशन की जनरेशन पास हो जाएगी मगर उसकी कोई जजमेंट नहीं आएगा, लोग दुनिया से चले जाएंगे मगर जजमेंट नहीं मिलेगा। ये चीजें बहुत ही ज्यादा आम थी, बट जब से PIL इंट्रोड्यूस हुआ है मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने 1980s, तब क्या है कि थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है ना, कोर्ट की सुनवाई और जो डिसीजंस हैं वो आपको तेजी से लेने हैं। ठीक है, क्या करें, इंक्रीज किया गया जस्टिस के लिए। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज whose right were being violated। अगर कोई राइट हमारा वायलेट हो रहा है तो इसकी वजह से क्या है, हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली PIL क्या है, अपील कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं PIL के थ्रू। और इसकी वजह से क्या होगा, PIL की वजह से हमारी जो अप्रोच है बहुत तेज फास्ट स्पीड में होगा, यानी कि जस्टिस जल्दी जो भी है क्लियर होगा, सीन क्लियर होगा, यानी कि लटका के नहीं रखा कि सुनवाई पे सुनवाई बढ़ती जा रही है, आपको डिसीजन नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL। अब इतना ज्यादा इसको ज्यादा एम्फेसिस किया गया था कि अगर एक लेटर दे दिया या मेल कर दिया गया है कोर्ट, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी एज अ फाइल क्या माना जाता था, PIL की, यानी कि अब उसकी सुनवाई होगी। अगर सिर्फ आप फाइल जाकर के आप फिजिकली जाकर के आप फाइल चार्ज कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप मेल भी कर देते हैं, अगर एक लेटर भी चला जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो आपकी वो चीज बातें सुनी जाएंगी, वो सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, on behalf of those who write for agreement. The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice. अब स्टार्टिंग में 1980s में हुआ है PIL का इंट्रोडक्शन, तो क्या है PIL के थ्रू इसके जस्टिस का स्पीड तेज हो गई है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं है, आप मेल भी कर सकते हैं, आप क्या लेटर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं और PIL अपना क्या फाइल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है जस्टिस ऑन लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज, कौन कौन से जस्टिस लास्ट जो बहुत स्टार्टिंग में जो इश्यूज PIL के थ्रू सॉल्व किए जा रहे थे वो कौन थे, रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा था पहले भी अभी भी है कि बहुत इनह्यूमन जो कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसमें भी लेबर से वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है PIL के थ्रू आप अगेंस्ट फाइल चार्ज कर सकते हैं। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजन्स इन बिहार, बिहार में जो रिलीज जो प्रिजनर्स थे उनको क्या रिलीज करने के लिए, हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वॉज कंप्लीट, क्योंकि टर्म कंप्लीट हो चुका पनिशमेंट के कि 4 साल के लिए या 10 साल के लिए आपको इम्प्रिजमेंट किया गया, बट वो उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। तो इन सब की वजह से क्या है, ये PIL के थ्रू क्या है अब इनमें एक्टिव हो गए फाइल, तो ज्यादा जल्द से जल्द क्या जस्टिस मिलने लगा। क्लियर हो रहा है ना कि इसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड तेज हो गई। लटकाए रहते थे ना कि अभी हाँ का इशू क्या, बार बार आपको जो है ना, बार बार आपके कोर्ट में अपील्स हो रही हैं, बार बार आपको बुलाया जाए, सुनवाई होती जा रही है, सुनवाई पे सुनवाई चलती जा रही है, मगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा। इसकी वजह से स्पीड तेज होगी, जस्टिस क्लियर होने लगे, जजमेंट जो है वो क्लियर होने लगे। Did you know that the midday meal that children now receive in a government and government aided school is because of a PIL? अब PIL के थ्रू ही जो मिड डे मील जो मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो मिल रहा है वो सिर्फ इसी की वजह से। कैसे है वो देख लेते हैं, ये सीन दिखाया आपका, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। ये फोटो दी है 1 2 3, ओके 1 2 3 4। अब इस फोटोज के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझते चलेंगे कि इन 2001 द ड्राउट इन राजस्थान एंड ओडिशा मेंट दैट मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब 2001 में ड्राउट आया था राजस्थान में, जिसकी वजह से एक्यूट फेज था जहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी फूड की। ऑब्वियस बात है, सूखा पड़ गया है, अनाज हुआ ही नहीं है, तो बिल्कुल वहां पे कंडीशन क्या थी, लोग भूखों मरने लगे थे। इन द फर्स्ट सीन आप देख सकते हैं, ये सीन देख सकते हैं, ठीक है, सूखा पड़ गया है। सेकेंड सीन में यू कैन सी कि यहाँ पे पूरी ग्रेनरी है, यानी कि ग्रेन्स के आपके बैग्स लदे हुए हैं।
Meanwhile, the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats. होता है ना, गोडाउन में भरा पड़ा हुआ है माल और कहा जा रहा है कि सूखा पड़ गया है और अब भुखमरी आ गई है, और गोडाउन के गवर्नमेंट के गोडाउन में बोरे के बोरे लदे हुए हैं, और ये चाहे इंसेक्ट्स और जो रैट्स हैं, मोटे मोटे चूहे सब खा जा रहे हैं, इंसानों को खाने के लिए नहीं, इंसान भूख से मर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोडाउन्स में माल रखा हुआ है, माल लोगों तक नहीं पहुंचेगा। And the third one में you can see in this situation of hunger amidst plenty, an organization called the People's Union of Civil Liberties, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने PUCL फाइल किया था एक PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक फाइल अपील की थी, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। क्या क्या था, इसने कहा था इट स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द राइट टू फूड। क्योंकि अब क्या था, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 एडेड हो गया, जिसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया कि राइट टू फूड टू ईच एंड एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री, उसको मिलना ही चाहिए। जब हमारे पास गोडाउन में इतना माल है, सूखा पड़ चुका है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक फाइल चार्ज की थी, कहाँ की थी, सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी। द स्टेट एक्सक्यूज दैट इट डिड नॉट हैव एजुकेट फंड्स वाज शोन टू बी रॉन्ग बिकॉज द गोडाउन्स वर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड द फूड टू ऑल। अब स्टेट ने क्या कहा, स्टेट ने कहा कि हमारे पास नहीं है अबेंडेंट सप्लाई कि हम फूड सप्लाई कर सकें, बट क्या था, गोडाउन में लगा पड़ा हुआ था, गोडाउन में माल पड़ा हुआ था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंसेस मिले तो उसने कहा कि नहीं, आपको सप्लाई करना है, जितना गोडाउन में माल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड टू ऑल देना ही देना है। ये कहाँ से आया, ये आया, रूल आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट के लिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया। किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जहां पे उनके पास पूरा माल था, यानी कि ग्रेन का पूरा स्टॉक था, गोडाउन में भरा हुआ था। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है, therefore directed the government to provide more employment to provide food at cheaper prices through the government ration card। अब ये क्या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लॉ आ गया था, एक रूल आ गया, तो स्टेट को मानना ही था। एम्प्लॉयमेंट की जो फैसिलिटीज थी जो और बढ़ा दी गई, चीप रेट पे जो है फूड को सप्लाई किया गया। राशन शॉप जो थे, जो राशन शॉप थे गवर्नमेंट की, वहां पे सप्लाई किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फूड मिल पाए, क्योंकि वहां पे फूड की स्कार्सिटी हो गई थी। एंड फॉर टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन, और यहीं से स्टार्ट क्या हुआ, मिड डे मील टू चिल्ड्रन। जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनको गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मिड डे की फैसिलिटीज अवेल करवाई गई। ठीक है, it also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of government scheme। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब करने के बाद छोड़ नहीं दिया कि पता नहीं अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर चलेंगे कि ये आपको करना है, कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए उनके दो जो है फूड कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए कि ये जितने भी रूल्स बताए गए हैं, जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो स्टेट इंप्लीमेंट कर भी रहा है कि नहीं। उनके ऊपर 2 ऑफिसर्स बैठा दिए। तो ये जो मिड डे की बात करी जा रही, मिड डे मील की बात हो रही, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्लियर हुआ, क्या था ये, किसका था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या हुआ, एक ऑर्डर आया, जिसको किसने एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट जो स्टेट की थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक्सक्यूजेस दे रही थी ना एक्सक्यूजेस कि हमारे पास एबेंडेंट सप्लाई नहीं है, हम नहीं दे सकते, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इस वजह से उसे मानना ही पड़ा। क्लियर हो रहा है ना। For the common person, access to court is access to justice। यही होता है ना कि कोर्ट में जा रहे हैं मतलब हमें जस्टिस मिलना ही मिलना है। The court exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizen, and as you saw in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food। अब क्या ये सब चीजें कौन कर रहा है कि आर्टिकल्स ऐड हुआ और ये आर्टिकल में आपने क्या किया, एड ऑन किया, यानी कि अमेंडमेंट कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, राइट टू फूड हमारे राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है कि इक्वली सबके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सबको खाना मिले, जितने भी इंडियंस हैं। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme। इसी वजह से क्या मिड डे मील की स्कीम प्रोवाइड करेंगे।
However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. Activities who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment or evictions are a far cry from earlier judgment. क्या है, जैसे कि कहते हैं ना कि सबके लिए खाने की जगह हो गई, खाने का फैसिलिटी होगी, एक आर्टिकल आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल ऑर्डर कर दिया, माना गया, ठीक है। अब इसी तरीके से सबको रहने की भी जगह होनी चाहिए, ठीक है, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए भी वर्क किया गया। While recent judgment tend to view the slum dwellers as an encroacher in the city, आपके recent judgment के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, जो स्लम ड्राइवर्स हैं, जो स्लम एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो वर्क करते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे काम करते हैं, या फिर एनक्रोचर्स, उनको क्या कहे, एनक्रोचर्स इन द सिटीज, यानी कि वो जो सिटीज को एनक्रोच कर रहे हैं। ओके, अर्लियर जजमेंट लाइक 1985 ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम एरिया। जो एक केस चला था 1985 में, जहाँ पे ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में हुआ था, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि जो जितने भी जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके भी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि उनका जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनकी जो लाइवलीहुड है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो या तो ऐसा क्या कहते हैं, वेंडर्स काम करते हैं, या अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, छोटे छोटे एरियाज में रहते हैं, उनके पास बहुत ही अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं या हाउसिंग की फैसिलिटीज नहीं है, उनको हम बेघर नहीं कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वन द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। इसी वजह से क्या क्या एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एक राइट टू लाइवलीहुड को, कि एज अ राइट टू लाइफ की क्या क्या है, ये सब हमारे राइट में इंक्लूडेड हो रहे हैं। राइट टू लाइफ में पहले राइट टू फूड हुआ, अब क्या है, राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, खाने के लिए खाना चाहिए हमें, और रहने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज इन विच द जजमेंट लिंक द इश्यू ऑफ द राइट टू द लाइफ ऑफ लाइवलीहुड। अब ये देख लेते हैं क्या था। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ कन्फर्ड टू आर्टिकल 21 इज वाइड एंड फार रीचिंग। क्यों कह रहे हैं? लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। ऑब्वियस बात है, राइट टू लाइफ की बात करें, उसमें हम फूड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रहने को बात कर रहे हैं, यानी कि लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, ये एक किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज हैं। इट डज नॉट मीन merely that life cannot be extinguished or taken away as, for example, by the imposition and execution of the death sentence। अभी जो बात कही जा रही है ना, लाइफ टू लाइवलीहुड या राइट टू लाइफ की बात की जाती है, अगर हम एक सेंटेंस टू डेथ दे देते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये चीज कहते हैं मर्डर हो जाता है किसी का। हम किसी की लाइफ नहीं ले सकते, है ना। अगर कुछ लॉ की तरफ से आ रहा है, यानी कि कोई जजमेंट ऐसा आ रहा है जिसमें आप एक्यूज्ड हैं, जजमेंट आ रहा है लॉ की तरफ से, तब तो आपकी लाइफ, जैसे कहते हैं लाइफ सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया, सेंटेंस टू लाइफ दे दिया गया, वो सब चीजें क्या, इम्प्रेजमेंट टू लाइफ दे दी गई, ये सब चीजें क्या, ये जजमेंट हुआ है, आपको एज अक्यूज माना गया है, तब आपको जजमेंट दे दिया गया, तब आपसे आपको ये पनिशमेंट दिया गया। अदरवाइज आप किसी की लाइफ के साथ खेल नहीं कर सकते। Another issue that affects the common person access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase justice delayed is justice denied। क्यों होता है ना कि कोर्ट में कोई केस चला गया, वो लॉन्ग प्रोसेस है, जनरेशन की जनरेशन उसी में पास हो जाएगी, तो ये क्या है, ये भी एक इश्यू है जो अफेक्ट कर रहा है कॉमन पर्सन का एक्सेस। कह रहे हैं ना कि कॉमन पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है, क्या क्या रीजंस हैं, यही रीजंस हैं। The phrase justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that court takes। अब क्या है कि कहते हैं ना कि जस्टिस इतना ज्यादा देर में मिला कि ना ही मिला तो क्या फायदा, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन पास हुई, जिसको मिलना चाहिए, जिसके लिए बेनिफिट होना चाहिए, वो तो पास ऑन हो गया, वो रही नहीं दुनिया में, तो जस्टिस मिलने का क्या फायदा। इसीलिए कहा गया है कि जस्टिस अगर नहीं मिल रहा है
अगर मिल रहा है तो टाइम पे मिले, अदरवाइज उसका मिलने का भी कोई फायदा नहीं। हियर यू कैन सी इन योर टेक्स्ट एक दिया गया है, एक एग्जांपल दिया है कि जो फोटो दिखाई गई है उसमें क्या क्या है, फैमिली मेंबर्स ऑफ सम 43 मुस्लिम्स ऑफ हाशिमपुरा मेरठ का है, killed on 22nd of May 1987, यानी कि 43 मुस्लिम्स मेंबर्स थे, वो सब के सब क्या हुए हैं, हाशिमपुर मेरठ में किल्ड हुए हैं। These families have been seeking justice for over 20 years, 20 साल से वो अपनी जस्टिस के लिए ये फैमिली मेंबर्स लड़ाई कर रहे हैं। Due to long delay in the commencement of the trial, the Supreme Court in September 2002, ये कितने 1987 की बात है, 20 साल तक की लड़ाई चली। एंड लास्ट में क्या है, 2002 में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर द केस फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू दिल्ली। अब क्या है, अब ये केस कहाँ गया, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, मेरठ का केस था, अब क्या है, दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। द ट्रायल इज ऑन गोइंग एंड 19 प्रोविंशियल आर्म्ड constabulary यानी PAC men are facing criminal prosecution for alleged murder and other offenses। फिर उसके बाद से क्या किया गया, PIL के थ्रू क्या किया गया, इनको जितने PAC के जो मेंबर्स थे, मैन थे 19, उनको सबको क्या अलीज किया गया, मर्डर एंड अदर ऑफेंसेस के लिए 20 साल के बाद। ठीक है, बाय 2007 ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैड बीन एग्जामिन्ड। उसके बाद से सिर्फ क्या है, 3, ऑब्वियस बात है, इतने लॉन्ग प्रोसेस चला है। 2007 में क्या हुआ, स्टार्ट कब हुआ था, 1987 में, 20 साल के बाद क्या हुआ, ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैड बीन एग्जामिन्ड, सिर्फ 3 ही थे जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, वही सिर्फ एग्जामिन हो पाए। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इतना लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है जस्टिस मिलने में, तो वो भी क्या कहलाता है, जो कहते हैं ना, इतना लॉन्ग प्रोसेस होने का क्या फायदा, जस्टिस जिसको मिलना चाहिए वो तो रह ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे जो जस्टिस जो कहते हैं ना कि पुअर लोग जो हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जनरल पब्लिक इन इंडिया। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो डिनाइंग दैट द जुडिशरी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। ऑब्वियसली चाहे हम जितनी भी कहें कि हाँ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत दौड़ना भागना होता है, बट स्टिल देयर इज समथिंग जहाँ पे हम अपनी बात कह सकते हैं, हमें जस्टिस मिल सकती है, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, अदरवाइज कोई और जगह नहीं जहाँ पे हमें जस्टिस मिले। सर्विंग as a check on the powers of the executives and the legislature as well as in the protecting and the fundamental rights of the citizen। और यही एक जगह है जहाँ पे क्या होता है, चाहे लेजिस्लेचर्स हो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे हमारे पर्सनल इंडिविजुअल से या फिर फंडामेंटल राइट्स हमारा कोई भी वायलेट करता है तो हम अप्रोच कर सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। अब क्या के हमारा जो की फीचर है हमारी डेमोक्रेसी क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी का भी दबाव नहीं है, किसी के पार में नहीं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं। ये बेस्ट पार्ट है और हमें भरोसा रखना चाहिए अपने जुडिशियल डिपार्टमेंट की, हमें इंसाफ मिलके रहेगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।